नए कृषि कानून को लेकर केंद्र और किसानों के बीच टकराव बना हुआ है। हरियाणा और पंजाब में किसानों के प्रदर्शन का असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। हरियाणा के टोहाना में जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बवली के विवादित बयान और किसानों की गिरफ्तारी का मुद्दा अब तक पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है। हालांकि जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से अधिकतर को तो पहले ही रिहा कर दिया गया था। बचे हुए 2 किसान भी देर रात जमानत पर बाहर आ गए। किसानों की रिहाई के बाद उन्होंने थाने के घेराव का कार्यक्रम तो रद्द कर दिया, लेकिन प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। टिकैत का कहना है कि उनका एक साथी अभी भी गिरफ्तार है। किसानों की मांग है कि उन पर हुए केस को वापस लिया जाए। कल पूरी रात टोहाना में किसान नेताओं और प्रशासन के बीच बातचीत होती रही, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अभी एक आदमी हमारा मक्खन सिंह वहाँ पे बंद है, उसके बारे में यहाँ पे पंचायत होगी और पंचायत में आगे की रणनीति तय करेगी, क्योंकि उसमें भी जो यहाँ का विधायक है उसने अपनी जो एप्लीकेशन थी वो वापसी ले ली। उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। और जो थानों का घिराव था वो यहाँ की कमेटी ने निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के जो थानों के घिराव थे वे घिराव नहीं होंगे। ये पूरी कमेटी का निर्णय है और हम भी कमेटी के निर्णय जो है इसका धन्यवाद कर रहे हैं कमेटी के निर्णय का। और यही सभी लोगों से अपील है कि जो थानों के घिराव हैं वे घिराव आज नहीं होंगे और मीटिंग यहाँ पर होगी। तो जो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना मीटिंग में आए और आगे की रूपरेखा यहाँ की बनाएंगे, क्योंकि दिल्ली का मूवमेंट भी चल रहा है, उसकी भी रूपरेखा बनाएंगे। यहाँ जो लड़का है उसकी भी रूपरेखा बनाएंगे और आगे आंदोलन कैसे चलेगा सब लोग यहाँ इकट्ठे होंगे तो उसकी रूपरेखा आज बनाएंगे। साथियों, आपने सुना होगा कि हमारे दोनों किसान नेता भाई रवि आजाद और भाई विकास सीसर को पुलिस ने रिहा कर दिया है। ये होती है आंदोलन की ताकत। इतवार के दिन मजिस्ट्रेट साहब ने कोर्ट खोला, बेल दिया, आधी रात को जेल के दरवाजे खुले, रिहा किया गया, वहीं थाने में सुबह पहुंचाया गया। ये आपके आंदोलन की जीत है। लेकिन काम अधूरा है, हाथी निकल गया, पूंछ अभी भी बाकी है। हमारा तीसरा साथी मक्खन सिंह अभी भी जेल में है। उसके बारे में क्या रिलीज की व्यवस्था होगी, इसके बारे में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। देश में कोरोना की लहर कम होने के साथ ही बीजेपी आगामी 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है। कल बीजेपी महासचिवों के साथ बैठक के बाद जेपी नड्डा और सभी महासचिव प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। बैठक में अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव और तैयारियों की रूपरेखा तैयार की गई। 5 राज्यों में सबसे अहम बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश है, जहां चुनाव में अब सिर्फ 8 महीने ही बाकी हैं। कल योगी कैबिनेट विस्तार की अटकलों के बीच राज्य बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की और माना जा रहा है कि जल्द ही यूपी कैबिनेट में खाली पड़ी जगहों को भरा जाएगा। खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले एक पूर्व अफसरशाह को योगी सरकार में एक भूमिका दी जा सकती है। कुछ लोगों के दिमाग में अपनी खेती करते हैं और अपना फसल उपजाते हैं, तो फिर उस पर मैं क्या बोलूं। क्या उत्तर प्रदेश कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है? केंद्रीय कृषि मंत्री और बीजेपी के उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने इसके जवाब में कहा, उनको पता नहीं। वो लखनऊ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ आधे घंटे की मुलाकात के बाद बाहर निकले थे। अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा जब राधा मोहन सिंह बीजेपी के संगठन सचिव बीएल संतोष के साथ लखनऊ के दौरे पर आए थे। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने सरकार के कामकाज की समीक्षा की। उसी समय उन्होंने कई मंत्रियों और बीजेपी नेताओं के साथ भी अलग अलग मुलाकातें की। देखो, सीटें खाली हैं तो बहुत बड़ा सीट खाली नहीं है। कुछ सीट जो खाली है तो उचित समय पर मुख्यमंत्री अपना निर्णय लेंगे। जहाँ तक सरकार संगठन का सवाल है, देश में सबसे मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में बीजेपी का है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। इस बीच सुर्खियों में है प्रधानमंत्री मोदी के करीब माने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी AK शर्मा। शर्मा अब उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य हैं।
बीजेपी सूत्रों का कहना है कि उन्हें यूपी सरकार में बड़ी भूमिका देने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर कुछ ही महीने पहले उन्हें यूपी भेजा गया। आते ही उन्होंने प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में कोविड के संकट से निपटने की चुनौती को अकेले अंजाम दिया। शेष जो बच्चे वो भी शीघ्र हो जाएंगे। बीजेपी सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि पिछले हफ्ते हुई बैठकों में राज्य बीजेपी के अंदर मची खींचतान पर विचार किया गया। इसके अलावा कोरोना संकट से निपटने में रही कमियों और उससे जुड़े यूपी सरकार के कामकाज की समीक्षा भी हुई। ये बात भी सामने आई कि कई नेताओं को योगी आदित्यनाथ के काम करने के तौर तरीके से शिकायतें हैं। वैसे सूत्रों का कहना है कि यूपी सरकार के नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन चुनाव से कुछ ही महीने पहले अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत में कुछ कटौती की जा सकती है। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वहीं बिहार में राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी एम्फोटेरिसिन बी दवा की जबरदस्त किल्लत। पिछले ना तो एम्स पटना और ना ही IGIMS को इस इंजेक्शन की एक भी वायल मिल पाई है, जबकि सिर्फ इन दोनों अस्पतालों की बात करें तो जरूरत 500 वायल की है। इन दोनों अस्पतालों में अभी ब्लैक फंगस के 100 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। शनिवार को भी इन अस्पतालों को सिर्फ 200 डोज की आपूर्ति की गई। तो ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में भी इसके मामले देखने को मिले हैं, लेकिन इलाज को लेकर जो लोग हैं वो खासे परेशान हैं। अस्पतालों में दवाई जो है उसका इंतज़ार है। आपने देखा कि इन अस्पतालों में जितनी ज़रूरत है उससे कम जो डोज हैं इस इंजेक्शन की वो मिल रही हैं। पिछले 3 दिनों से आपके पास ब्लैक फंगस की जो सबसे नेसेसरी मेडिसिन है वो आपके पास सप्लाई नहीं आ रही है। हमारे यहाँ सरकार से मेडिसिन हम लोग को मिलता था हमेशा 400 लगभग 400-500 वायल लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन भी मिलता था, लेकिन परसों हम लोग को 200 वायल मिला और कल मिला ही नहीं। तो थोड़ी परेशानी तो हुई, मरीजों को, हम लोग को भी परेशानी हुई, क्योंकि हमारे यहाँ भी लगभग 117 मरीज हैं म्यूकोरमाइकोसिस के और उनको ट्रीटमेंट कल डिस्टर्ब हो गया उनका। तो कितना आपको वायल चाहिए 117 पेशेंट्स के लिए? लगभग 550 वायल पर डे हम लोग को चाहिए, क्योंकि कुछ मरीज मिनिमम जो डोज है वो पर पेशेंट 5 वायल लगता है, किसी को 6 भी है, किसी को 7 भी है। तो उस हिसाब से लगभग 550-600 वायल पर डे हम लोग को चाहिए, क्योंकि मरीज रोज आ ही रहे हमारे यहाँ, रोज नए मरीज भर्ती भी हो रहे हैं। तो दवा नहीं रहने के कारण उसका इम्पैक्ट क्या है? ट्रीटमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। पेशेंट को जो इफेक्ट आना चाहिए ड्रग का, अगर बीच में ही रोक देंगे तो जो इफेक्ट है वो कम जाएगा। एक से दूसरे डोज में 24 घंटा से 36 घंटे का अंतर होना चाहिए, तो ये डिस्टर्ब हो गया ट्रीटमेंट ना, और मरीजों को परेशानी हो रही है। भोपाल में कोरोना के मामले भले ही धीरे धीरे कम हो रहे हों, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। कोरोना की दूसरी लहर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5 जून तक भोपाल में 948 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि भोपाल के भदभदा शमशान घाट के प्रबंधक के मुताबिक 27 मार्च से लेकर 5 जून तक महज 71 दिनों में 3500 शवों का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें से 2800 शव का दाह संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल से किया गया। बिहार सरकार ने राज्य के तमाम जिलों में जो 121 टीका एक्सप्रेस वाहन भेजे, उसका लक्ष्य था ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण अभियान को तेज करना और लोगों को टीका देना, लेकिन लोग इस टीकाकरण अभियान से ज्यादा संख्या में नहीं जुड़ रहे हैं। बाकी जिलों की तरह पूर्णिया जिले में भी लोगों में कई तरह के भ्रम हैं और उन्हें इस मोबाइल टीका अभियान की सूचना भी आधी अधूरी मिली है, जिसके चलते जागरूकता की कमी है। वैक्सीन के बारे में जो हम लोग न्यूज़ वगैरह पे जो सुनते हैं ना कि वैक्सीन में बहुत सारा गलत वैक्सीन है, वो मिक्सिंग वाला जो वैक्सीन के बारे में हम लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, चूँकि हम लोग एक्टिव मैन हैं
ये कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। आखिर क्या है ये मोबिलाइजेशन, थोड़ा लोगों को जानकारी नहीं मिल रही है ठीक से, और लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए। क्या लोग कह रहे हैं, किस तरह का डर है उनके मन में? वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, बुखार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो कौन देखेगा, यही सब चीज़। हम लोग डेली कमाने खाने वाले, बहुत आदमी बोल रहा है कि लेने से बीमार पड़ जाता है, ये होता है तो होता है, इस वजह से थोड़ा जो है हम भी उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमको बुखार रहेगा तब ना हम दूसरे का बुखार लेंगे। अगर हमको बुखार है ये नहीं है तो हम बुखार क्यों लेंगे भाई? हम उससे डर के रहेंगे, हम उससे होशियार रहेंगे। तो बुखार रोकने के लिए ही अब बुखार रोकने के लिए, बुखार रहेगा तब तो रुकिएगा आप। और अब बात करते हैं असम की, जहां राज्य सरकार ने कोवैक्सीन की पहली डोज देनी फिलहाल बंद कर दिया क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई कम पड़ गई है। लिहाजा सरकार की प्राथमिकता उन लोगों को ये वैक्सीन देना है जिन्हें दूसरी डोज देने का वक्त है, लेकिन लोगों को दूसरी डोज मिलना भी मुश्किल हो रहा है। कई लोगों की दूसरी डोज लेने की मियाद भी निकल गई है। साफ तौर पर वैक्सीन को लेकर सरकार की रणनीति पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट आप देखिए। 47 साल के वशिष्ठ डेका टीके के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। गुवाहाटी के इस टीकाकरण केंद्र में कोवैक्सीन मिल रही है, और वो भी उन्हें जिन्हें दूसरी डोज देने का समय आ गया है। एक दिन में 100 ही लोगों को टीका लग पाता है क्योंकि राज्य में कोवैक्सीन की किल्लत है। डेका कहते हैं कि उनकी दूसरी डोज 2 दिन के अंदर लग जानी चाहिए, लेकिन 5 दिन से उनका नंबर ही नहीं आ रहा है। मुझे पहली डोज लगाए 43 दिन हो गए। पहले मैं सोनापुर के सेंटर में गया जहां वैक्सीन नहीं थी, फिर मैं कुछ दिन में यहां कोशिश कर रहा हूं। अब तक के पहले 100 में मेरा नंबर आया ही नहीं। सुबह 5 बजे से आया हुआ हूं। लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं। असम के टीकाकरण की प्रक्रिया में कोवैक्सीन को लेके अब काफ़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार ने कोवैक्सीन के पहले डोज को बंद कर दिया है और राज्य सरकार की प्राथमिकता है ये है कि जो लोग कोवैक्सीन के दूसरे डोज के लिए उनको दूसरे डोज चाहिए, उनको दूसरे डोज मिले, मगर लोगों को दूसरे डोज के लिए भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुवाहाटी से 300 किलोमीटर पूर्व जोरहाट में दीपांकर सैकिया भी नाराज हैं। कोवैक्सीन की किल्लत के कारण उनके माता पिता की दूसरी डोज देने की मियाद निकल गई है। हमें अभी दूसरी डोज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और NHM के अधिकारी को भी टैग कर ट्विटर पर भी लिखा है, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं क्या करें। कोविन स्टेटस का ये ग्राफ साफ दिखा रहा है कि असम में कई लोग, खासतौर पे वरिष्ठ नागरिक, कोवैक्सीन की दूसरी डोज की मियाद पार कर चुके हैं, लेकिन डोज नहीं मिली। चिंता ये है कि उम्र दराज लोग कोरोना संक्रमण के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। मुझे किडनी की बीमारी है। 27 अप्रैल को मैंने कोवैक्सीन की पहली डोज ली। आज 39वां दिन है। मैंने बोगाई गांव के हर सेंटर में कोशिश कर ली, आसपास के जिलों में भी गई, लेकिन कहीं दूसरी डोज नहीं मिल रही है। टीकाकरण जब शुरू हुआ तो असम के 1 करोड़ 78 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। आज की तारीख तक सिर्फ 19.30% यानी 34,36,000 लोगों को ही टीका लग पाया है। राज्य में सिर्फ 8,45,000 लोग यानी आबादी के 4.74% को ही दोनों टीके लग सके हैं। 4 जून तक असम में दोनों वैक्सीन की कुल 42,81,000 डोज लगाई गई, जिनमें 80.82% कोविशील्ड की डोज थी और 18.69% कोवैक्सीन की। दूसरी डोज के लिए असम सरकार 1.5 लाख कोवैक्सीन डोज अलग से रखने की तैयारी कर रही है। सरकार का कहना है कि उसने इस संकट के हल के लिए रणनीति बनाई है। हमने 45 साल से ज्यादा के लोगों के रिकॉर्ड जमा किए जिन्हें कोवैक्सीन की पहली डोज मिली और दूसरी डोज लेने की मियाद करीब आ रही है या निकल चुकी है। अब हम 18 से 44 साल के लोगों के लिए आई वैक्सीन को 45 साल के ऊपर के लोगों की दूसरी डोज के लिए इस्तेमाल करेंगे। सरकार की तैयारी का असर जब दिखेगा तब दिखेगा। फिलहाल तो राज्य के टीकाकरण केंद्रों का हाल यही है। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।